हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम फिर बात करने वाले हैं ज्वार भाटा से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इससे पहले मैं जो डार्विन की थ्योरी है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत है और जो है डार्विन का अवतलन सिद्धांत है, वो थ्योरी मैं 3 करा चुका हूँ इससे पहले। और वो जो थ्योरी थी वो कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति से रिलेटेड थी। आज जो थ्योरी होंगी आपके सामने देख रही हैं, 4 थ्योरी हैं। न्यूटन का संतुलन सिद्धांत यानी कि इक्विलिब्रियम थ्योरी, विलियम वेबल का प्रोग्रामिंग तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, हैरिस का अप्रोग्रामिंग तरंग सिद्धांत यानी कि स्टेशनरी वेव थ्योरी, एरी का नहर सिद्धांत यानी कि कैनाल थ्योरी। इन सभी के बारे में देखेंगे और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से कोरल रीफ और जो ज्वार भाटा से उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, क्वेश्चंस कैसे क्रॉस होकर पूछा जा सकता है। 3 इसमें से दे दिए जाएंगे। कहा जाएगा इक्विलिब्रियम थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी, कैनाल थ्योरी। इन और एक थ्योरी डाल दी जाएगी स्थिर स्थल सिद्धांत की या सबसिक्वेंस थ्योरी की, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी थ्योरी प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है या कौन सी थ्योरी ज्वार भाटा से संबंधित है। तो इस तरह से एक प्रश्न बन सकता है, पूछा जाएगा इसमें से कौन सी थ्योरी ज्वार भाटा से संबंधित है। या 3 थ्योरी वो दे दी जाएंगी, एक इसमें से रख दी जाएगी, पूछा जाएगा इसमें से कौन सी ज्वार भाटा से संबंधित है या कौन सी थ्योरी कोरल रीफ से रिलेटेड है यानी प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे न्यूटन का संतुलन सिद्धांत यानी कि इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसके बाद कल हम देखेंगे विलियम वेबल का प्रोग्रामिंग तरंग सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे हैरिस का अप्रोग्रामिंग तरंग सिद्धांत यानी स्टेशनरी वेव थ्योरी। और उसके बाद एरी का नहर सिद्धांत यानी कैनाल थ्योरी, जिसमें हम देखते हैं एरी और पराट का देखते हैं गहराई में अंतर, समान घनत्व, इस तरह से जो है थ्योरी है वो उसको देखेंगे। सबसे पहले आज जो हम थ्योरी देखेंगे वो थ्योरी होगी ज्वार भाटा से उत्पत्ति से संबंधित पहली थ्योरी न्यूटन का संतुलन सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन का संतुलन सिद्धांत कब दिया गया था। तो न्यूटन ने अपने संतुलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन था 1687 में किया था। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम थ्योरी या संतुलन सिद्धांत किसका है। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है तो न्यूटन का है। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो न्यूटन का इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो किस तरह का सिद्धांत है। तो वो एक मौलिक सिद्धांत है। मौलिक सिद्धांत मतलब फंडामेंटल थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले किसने दिया, कब दिया, और ये मौलिक है, अप्लाइड है, किस तरह की थ्योरी है। क्योंकि मौलिक है, इनसे पहले किसी ने भी इस थ्योरी को प्रेजेंट नहीं किया था। पूछा जाएगा किस पर आधारित है। तो सिद्धांत एक मौलिक सिद्धांत है जो उनके गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है यानी ग्रेविटेशनल रूल पर आधारित है। ये भी पूछा जाएगा क्योंकि ये अगर गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर सेटलमेंट थ्योरी है, सेटलमेंट जो है अधिभास वाला है, उसमें कई सारी थ्योरियाँ इसके नियम के आधार पर बनाई गई हैं। जैसे कि रैली का गुरुत्वाकर्षण नियम है और H.C. कैरी का अंतरक्रिया सिद्धांत है और कई सारे ऐसे जो सिद्धांत हैं जो इनकी थ्योरी पर बेस करके बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला का दे दिया जा सकता है। वैसे फार्मूला मुश्किल है लेकिन पूछा जा सकता है F m1 × m2/r², जहाँ F क्या है, फोर्स है यानी कि बल है। ओके, बल है। ये समानुपाती है m1 × m2। m1 का मतलब होता है द्रव्यमान, एक द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरा द्रव्यमान, और समानुपाती 1/r²। r² यहाँ पर होगी दूरी। तो ये कहा गया है जो फोर्स होता है यानी बल होता है दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बल बराबर द्रव्यमान के समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ये पूछा जाएगा ये किसने दिया था।
द्रव्यमान के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यह किसने कहा था? तो ये न्यूटन ने कहा था। ये पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा जाएगा, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों में अपना एक आकर्षण बल होता है। चाहे पृथ्वी हो चाहे अन्य ग्रह हो, उसमें अपना एक आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे यह एक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हुए संतुलन की दिशा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो अपने 8 ग्रह हैं, अगर उनको देखोगे सब अपनी ही जगह पर आकर्षण बल के द्वारा संतुलन की दशा में पाए जाते हैं। जैसे इस स्थिति में, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस स्थिति में प्रत्येक पिंड का आकर्षण बल दूसरे पिंड के लिए प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पूछा जा सकता है, कहीं प्रतिकर्षण सोचकर ऐसा ना करिए, क्योंकि ये आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा इसमें। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है और एक ग्रह ये है, तो ये जो ग्रह होगा ये इसका आकर्षण बल, ये इसको आकर्षण बल लगाएगा, ये वाला इसको आकर्षण बल लगाएगा, ये इसको आकर्षण बल लगाएगा और ये इसको आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण होता क्या है, प्रत्येक पिंड आकर्षण बल यानी कि ये आकर्षण बल दूसरे पिंड के लिए प्रतिकर्षण बल, यानी ये इसको लगाएगा और सारे बल एकदम प्रतिकर्षण बल का कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा, ये सारे एक समीप यानी इधर को ना आए। इसलिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे के लिए आकर्षण बल और एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षण बल का भी कार्य करते हैं, जिससे कि एक दूसरे की कक्षा को न काटे। आपको पता होगा 2006 में जो प्लेटो था अपना ग्रह, उसको ग्रह की श्रेणी से अलग रख दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कोर्ट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसने जो ग्रह थी उसकी कक्षा को काट दिया था, जो कि सही नहीं होता है, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक पिंड का आकर्षण बल दूसरे पिंड के लिए प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। एक अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे की ओर को प्रतिकर्ष यानी पुश करता है, पुल करता है, धक्का देता है। यही होता है न्यूटन का नियम। आगे देख लेते हैं। परिणाम स्वरूप सभी पिंड अपनी कक्षा में सम्मिलित रहते हैं, यानी ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। इससे क्या होता है, सारे जो हैं एक ही पॉइंट पर स्थित रहते हैं। आगे देख लेते हैं। न्यूटन ने पृथ्वी को जल से घिरा हुआ एक समांगीय सतह माना था। पूछा जाएगा किसने पृथ्वी को जल से घिरा हुआ एक समांगीय का मतलब होता है समान सतह मांगा, यानी समान, एकदम इक्वल सतह है। ये तभी इन्होंने ज्वारभाटा के लिए बताया था। कई सारी इनकी आलोचनाएं भी हुई थी, वैसे सही भी थी इनकी आलोचनाएं करना, लेकिन काफ़ी कुछ स्पष्ट करने की इन्होंने कोशिश की थी। आगे देख लेते हैं। इस सतह पर ब्रह्मांड के पिंड आकर्षण बल लगाते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा ज्वारभाटा क्यों आता है, चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। इसमें पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल है कौन लगाता है, तो फ्रेंड्स सूर्य का 5 होता है, चंद्रमा का 11 होता है, यानी कि 11:2, 11:5, यानी इसका अनुपात देखा जाए तो 11:5 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चंद्रमा लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारी शिफ्ट में। 5 लगाता है सूर्य, यही पूछा गया था। इन पिंडों के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, यानी कि उनका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उनके गुणनफल के यानी कि m1 × m2 के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के यानी जो r² है उसके दूरी के वर्ग के, यानी जो r² इसकी दूरी है, ये इसका वर्ग है, क्या होता है इसके व्यतिक्रमानुपाती यानी r², ये होता है। यही पूछा गया है, यानी गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्या ये सही है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनकी आलोचना हुई थी, आलोचना देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, अभी आलोचना थोड़ी देर में होगी। फिलहाल अभी 2-3 इनके और कॉन्सेप्ट हैं, उसको देख लेते हैं। और 2-3 बातें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी, ये कोर्ट के माध्यम से इनकी पूछी जा सकती हैं। इस आधार पर नज़दीक स्थित छोटे पिंड का परिणामी आकर्षण बल दूर स्थित बड़े पिंड के परिणामी आकर्षण बल से अधिक होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर एक चुंबक यहाँ रखी है, एक चुंबक यहाँ रखी है, एक चुंबक यहाँ रखी है
और एक चुंबक यहाँ रखी है, तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होगा, जो ज़्यादा समीप होगी उसका ही होगा ना। इसी वजह से कहने को सूर्य काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी दूरी होने के कारण उसका जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी कम लगता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी समीप होने के कारण उसका जो आकर्षण बल है वो अधिक लगता है। यही बताने की कोशिश की है, यानी कि इस आधार पर नज़दीक स्थित छोटे पिंड का परिणामी आकर्षण बल दूर स्थित बड़े पिंड के परिणामी आकर्षण बल से अधिक होगा। बिल्कुल, क्योंकि पास है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। बिल्कुल, इसलिए सूर्य की तुलना में चंद्रमा के द्वारा लाया गया आकर्षण बल 9/4 गुना अधिक। फ्रेंड्स, चाहे 11/4 करो, चाहे 9/4 करो, अगर हम इसको भाग करते हैं 9/4 को या 11/4 को, किसी को भी, तो हमारा निकल के आएगा 2.18 ही निकल के आएगा। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था कि जो इसको अगर रेशियो हम काट के अगर इसका गुणनफल करके इसको भाग करके डिवाइड करके देखें तो क्या निकलेगा। देखिए, आप करके देखिए, 4 दूनी 8, 2 आया, बचा 1, ठीक है। यहाँ कितने हो गए 1, तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ कितने हो गए 2, फिर 4 22, 4 पंजे 20, यानी 2.25। ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी, सॉरी ये नहीं होगा, 2.25, यानी कि इसका जो आकर्षण बल होता है 2.25 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आकर्षण बल 9/4 गुना अधिक होता है। 9/4 हो या 11/4 हो, कटकर कितना भी हो फ्रेंड्स, कटकर 2.25 ही आएगा। चाहे आप 18/4 कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, 13/4 कर लीजिए, लेकिन कटकर 2.25 ही आएगा। ये मेनली इसका होता है। आगे देख लेते हैं, यह है वृद्ध ज्वार तथा प्रत्यक्ष ज्वार के लिए चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक जिम्मेदार होता है। यानी कि वृद्ध ज्वार, यानी कि जो बड़ा ज्वार होता है तथा प्रत्यक्ष ज्वार होता है, उसके लिए चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक जिम्मेदार होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, क्योंकि समीप हैं। अब इनकी आलोचना हुई थी, आलोचना को देख लेते हैं फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी और है। आलोचना में कहा गया था, न्यूटन ने पृथ्वी को जल से घिरा हुआ एक समांगी सतह माना था, जबकि वास्तव में पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इनकी आलोचना है। इन्होंने क्या कहा था कि पूरी पृथ्वी क्या है, एक जल से यानी वाटर से घिरा हुआ एक समांगी सतह, यानी पूरी पृथ्वी पर क्या है, जल ही जल है, ये बताया था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, बहुत सारे उच्चावच हैं, प्लेट्यू है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हैं। एक आलोचना ये हुई थी इनकी। आलोचना के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, न्यूटन ने अपने सिद्धांत में तट के आकृति को शामिल नहीं किया, लेकिन क्यों और तट की आकृति को शामिल नहीं किया, लेकिन तट की आकृति जो है ज्वार भाटा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे ज्वार भाटा तट के समीप आता है, उसकी जो ऊंचाई है क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तट को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि तट के ही द्वारा ही जो ज्वार भाटा है वो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा के उत्पत्ति पर तटीय स्वरूप का भी प्रभाव पड़ता है। ये इनकी कुछ आलोचनाएं रही थी फ्रेंड्स। काफ़ी बड़ी वीडियोज़ हो गई, मैंने सोचा 7 से 8 मिनट में इसको बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट करके, जिससे जो आने वाला जो मैं बनाऊँगा विलियम बेबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, जो को 1833 में आई थी, उसके बाद देखेंगे अप्रोग्रामी तरंग सिद्धांत, कैनाल थ्योरी, ऐसे ही एक करके सारी थ्योरी एग्जाम तक कोशिश करेंगे हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बताइएगा ज़रा ज़रूर कमेंट करके कैसी लगी वीडियोज़। थैंक यू सो मच।